गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सभी शुभकामनाएं ले लीजिए। आप जल्दी से क्लास में आ जाइए। हम आज हमारा तीसरा टॉपिक जो दिया गया है यूनिट 6 में उसको शुरू कर रहे हैं। अपर्णा, तैयारी कैसी चल रही है? क्या पढ़ रहे हो? जो नोट्स पढ़े जो भेजे गए हैं उनको PYQ लगाए, है ना? जरूर नोट्स पढ़ना और PYQ लगाना। बहुत जल्दी आपको हर आयोग के टेस्ट भी मिलेंगे, पर थोड़ा सा पढ़ तो ले टेस्ट लेने लायक, ठीक है? और इसी तरीके से 1919, 1929, 1935 और संविधान सभा भी हो गया है। थोड़ा सा और हो जाए तो अपन फिर और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? तो चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं संघीय कार्यपालिका। गुड इवनिंग रीना जी, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका कौन से अनुच्छेद में है और क्या क्या? तो याद रखना, संघीय कार्यपालिका भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक है। संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 5 52 से 78 तक है। अपर्णा, रीना, अनुष्का त्रिपाठी, अपर्णा ठीक चल रही है सर। ठीक को अच्छी करो जल्दी से, है ना? और हाँसी जी, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, है ना? तो भाग 5 52 से 78 तक है, ठीक है? अब आपको पता होना चाहिए संघीय कार्यपालिका का भाग कौन कौन होते हैं। तो आप बता सकते हो संघीय कार्यपालिका के भाग कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले होता है राष्ट्रपति, फिर होता है उपराष्ट्रपति, फिर होता है प्रधानमंत्री, फिर होता है मंत्रिपरिषद या मंत्रीगण, मंत्रिपरिषद। अब उप मुख्यमंत्री होता है क्या? उप प्रधानमंत्री इसका हिस्सा होता है क्या? जी अपना है ना, उप प्रधानमंत्री नहीं होता है, भारत का महान्यायवादी होता है। पांचवा जो पार्ट होता है वो भारत का महान्यायवादी। तो अब आपसे पहला ही क्वेश्चन यहां बन सकता है, भारत की संघीय कार्यपालिका के अंग कौन कौन से हैं? तो भारतीय संघीय कार्यपालिका के 5 अंग हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। क्लियर है? भारत का महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका के 5 अंग हैं और इनका मुख्य रूप से वर्णन काय में दिया है 52 से 78 तक में। फिर 79 में संसद आ जाती, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आ जाता है। तो क्लियर, ये समझ गए? चलें आगे। चलो, क्या हो गया? हाँ, ओके, ठीक। चलो, तो आज हम शुरू करने वाले हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय राज्य का कर्ता धर्ता, जिसके नाम पर ही पूरे देश के काम हो रहे हैं, जिसके द्वारा ही देश को चलाया जा रहा है सैद्धांतिक रूप से, वो है हमारे देश के राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति के पद को बहुत से राष्ट्रपतियों ने गौरवान्वित किया। मैंने आपको बताया ही था, मेरे पर्सनल फेवरेट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल कलाम जी भी थे, और बहुत उनकी कहानियां जो पढ़ी सुनी वो बहुत मोटिवेट करती है। एक मल्लाह का बेटा राष्ट्रपति भवन में, ये आपने भी सुना है। और किस प्रकार राजेंद्र बाबू की कहानियां। तो संविधान सभा ने सबसे पहले अपने राष्ट्रपति को चुना, और राष्ट्रपति पद बना किससे, अनुच्छेद, किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति बना, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति को रखा गया। और देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। आप लोग के अपने अपने फेवरेट राष्ट्रपति कौन से हैं आप जरूर बताइएगा, है ना। किन राष्ट्रपतियों को आप सबसे ज्यादा, किन के बारे में कितना जानते हैं। प्रथम राष्ट्रपति और एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वो राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी, और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। वरीयता क्रम में भी राष्ट्रपति पहले नंबर पर आता है, ठीक है। अनुच्छेद 52 से लेके 61 के बीच में राष्ट्रपति के बारे में मोटा मोटा रूप से दिया गया है। अब्दुल कलाम है अपर्णा जी के, ठीक। तो याद रखना अनुच्छेद 52 मतलब 52 से 61 तक, 52 से 61 तक के बारे में लगभग जो मतलब आपको चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे राष्ट्रपति का दायरा बहुत बड़ा है, पर हम जो समेट पाए उसमें मैं ये बता रहा हूं कि राष्ट्रपति के बारे में मुख्य रूप से अनुच्छेद 52 से 61 तक दिया गया है। और इसको एक ट्रिक से हम समझ सकते हैं। एक ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी पढ़ी थी, अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैं आपको भी बता दे रहा हूं। पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका द्योदशम, ठीक है। याद रखना क्या है ट्रिक, पकानी कोका द्योदशम। 3-4 बार मेरे साथ बोलो पहले, पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका द्योदशम। बोलो जल्दी से, जिस कमरे में भी हो हेजिटेशन खत्म करो और बोलो, बोलोगे तभी याद होगा, है ना। बोलोगे तभी याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। याद रखो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। पकानी कोका द्योदशम, पकानी कोका द्योदशम, ठीक है। 52 से 62 तक के बीच की कहानी पकानी कोका द्योदशम में है। अब याद रखना, पहला पकानी अर्थात 52 अनुच्छेद किसकी बात करता है, पद की बात करता है, पद की बात करता है। तो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 52 में है, ठीक है। पकानी कोका द्योदशम में क्या होगा, 52, राष्ट्रपति पद की बात करता है 52, ठीक है। बढ़िया, अच्छी बात है, याद हो गया। तो 52 में पद की बात है, पास है पद, और राष्ट्रपति के पद का वर्णन सर्वप्रथम कि देश का एक राष्ट्रपति होगा जो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा चुना जाएगा, और एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा चुना जाएगा। ये बात निर्वाचन में आएगी, पर आपको, ठीक है। अब का, तो का से होगा कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अब कोई बोले कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख तो वही होता है, भले ही राजनीतिक प्रमुख या वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हो, पर वास्तविक प्रमुख जो संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति जी होते हैं। और राष्ट्रपति जी 53 में कहता है कार्यपालिका का प्रमुख होगा। क्लियर है। तो पा से क्या हुआ, पद की व्याख्या, और ना से क्या हुआ,
ओ हाँ, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 53 में स्टार बना लो। ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाता है। तो अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाता है। अब नी से क्या आएगा? नी से आएगा, लाल कलर आप लोग को दिखता नहीं है, निर्वाचन। निर्वाचन है ना, निर्वाचन। ठीक है, क्या आएगा ना से? निर्वाचन। अरे पूरा ही मिटा देता हूं, लो, निर्वाचन। ठीक है, तो अब एक हेडिंग डालेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन। लिखो राष्ट्रपति का निर्वाचन। आकानी में है अपन, है ना। अभी पा से पद पढ़ लिया और का से पढ़ लिया कार्यपालिका का प्रमुख। अब अपन पढ़ेंगे निर्वाचन। तो मैंने आपको क्या बताया? राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, कैसे चुनाव होता है? तो सर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरा क्या होता है कि एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमण पद्धति, है ना, पद्धति से होता है। और कौन कौन भाग लेता है? कौन कौन भाग लेता है? कौन कौन भाग लेता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य नहीं लेते। निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं। अब कौन भाग नहीं लेता? कौन भाग नहीं लेता? क्वेश्चन आएगा, कौन भाग नहीं लेता? तो आपको पता होना चाहिए कौन भाग नहीं लेता। विधान परिषद के सदस्य, कोई से भी सदस्य हो, विधान परिषद का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेगा, के सदस्य। और लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति पूरा नाम है ना, इसको याद रखना, अनुपातिक पद्धति। ठीक है, अब एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति में क्या होता है कि चुनाव में जितने भी व्यक्ति, इसको समझना, चुनाव में जितने व्यक्ति भी खड़े हुए हैं, मतदाता को सभी को वोट डालना है एक वरीयता क्रम में, है ना। मतलब जैसे 5 लोग खड़े हुए हैं तो आप पहली पसंद लिखोगे ए, दूसरी पसंद हमारी बी है, फिर अगले की पहली पसंद बी होगी, दूसरे की ए होगी। तो इस तरीके से वोट होता है, सबका वरीयता क्रम के अनुसार वोट डलता है, किसी एक को वोट नहीं डलता है। क्लियर है? एकल संक्रमण पद्धति, है ना। और अनुपातिक मतलब सभी का वोट एक किया जाता है ना। इस बार यूपीएससी में फार्मूला से क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इतना मत जाना। एकल संक्रमण पद्धति क्या होती है? जिसमें वरीयता क्रम से वोट डलता है ना, वरीयता क्रम से वोट डलता है और सभी जितने उम्मीदवार खड़े हुए उन सभी को वोट डाला जाता है पसंद के अनुसार, पहली ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। और अनुपातिक पद्धति मतलब पूरे अलग अलग राज्यों के अलग अलग वोट है, तो हर एमएलए का एक मूल्य निकल पाए वोट का, उसके लिए। क्लियर? 2 राउंड की मतलब गणना होती है। यदि प्रथम राउंड में कोई नहीं जीता है तो दूसरे राउंड में जो अंतिम बाहर हो गया था 50% से कम वोट, सभी 50% वोट पाना अनिवार्य होता है राष्ट्रपति को, है ना, 51%। और किसी ने भी पहले राउंड की गणना में 51% वोट नहीं पाए हैं तो द्वितीय चरण की गणना होगी। और आज तक वीवी गिरी जी के समय पे ऐसा हुआ है कि द्वितीय चरण की गणना हुई हो। तो क्वेश्चन बनेगा
कि द्वितीय चरण की गणना किसके समय में हुई थी? द्वितीय चरण किस राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय चरण की गणना हुई थी? तो याद रखना वीवी गिरि जी के समय, वीवी गिरि जी के समय। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और 51% वोट कभी कोई उम्मीदवार नहीं पाता है, तो फिर जो सबसे कम वोट पाया हुआ है उसके वोट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं पहले उसमें, तो उसमें से जिसकी दूसरी और तीसरी वरीयता रहती है उस आधार पर इसका चयन होता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? चलें आगे। निर्वाचन समझ में आ गया? दूसरी वरीयता के क्रम के अनुसार हुए थे। क्लियर? इस पर जवाहरलाल नेहरू जी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, उसको जरूर पढ़िएगा आप लोग, है ना? ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? ठीक है, अरे द्वितीय चरण यहां लिख देता हूं, मिट गया वो। द्वितीय चरण की गणना वीवी गिरि जी के समय हुई थी। ठीक है, और इसके बाद आते हैं निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल में फिर से लिख लो, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? जल्दी से बताओ। अभी बताया, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बन जाएगा ना अब तो, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और कौन नहीं होते? ये तो होते हैं, कौन नहीं होते? लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के तो सभी सदस्य, इनके मनोनीत, है ना, इनके मनोनीत, इन दोनों के और इसके सभी सदस्य, क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। अब आप लोग को एक बात बताता हूं, एक बार यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, अभी की बात नहीं बता रहा हूं, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, है ना, गोरखपुर से सांसद थे वो और एकदम से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो वो उत्तर प्रदेश विधानसभा, विधान परिषद से सदस्य रहते हैं। तो किस परिस्थिति में वो हमारे मुख्यमंत्री वोट नहीं डाल पाएंगे? क्योंकि वो विधान परिषद के हिस्सा थे। किसी राज्य का मुख्यमंत्री यदि विधान परिषद से मुख्यमंत्री होगा तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल पाएगा। ये बात याद रखना, है ना। किस परिस्थिति में किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकता? तो याद रखना, विधान परिषद का सदस्य होने की स्थिति में वो वोट नहीं डाल सकता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आएगा, दिल्ली और पौंडीचेरी का क्या सर? पौंडीचेरी का क्या? दिल्ली और पौंडीचेरी का क्या? वहां तो विधानसभा भी है और वो राज्य भी नहीं है, तो बताओ भैया क्या होगा? भैया 70 है ना, एक हमारा सिलेबस का हिस्सा है प्रमुख संविधान संशोधन, यही पूरे होते जा रहे हैं। 70वां संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, संशोधन द्वारा 70वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी, दिल्ली और पौंडीचेरी को भी निर्वाचक मंडल में जगह दी गई, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जगह दी गई। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा 69वें संविधान संशोधन से बनी थी, विधानसभा बनी, और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्वाचक मंडल में शामिल हुए। और आज वर्तमान परिस्थिति में 28 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्टेड मेंबर्स बाय लोकसभा एंड राज्यसभा एंड ऑल्सो विधानसभा, ओके, बट नो मेंबर्स कैन वोट विधान परिषद। ठीक है, ठीक। अब निर्वाचन करने के लिए जमानत राशि होती है ना, एक जमानत राशि होती है, वो जमानत राशि पे मत जाओ,
है ना। जैसे आपने चुनाव लड़ा तो आपकी एक जमानत राशि होती है, और जमानत राशि पे मत जाना, 15,000 कुछ 15-20,000 शायद 15,000 रुपए होती है। और यदि कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और ये इंपॉर्टेंट है, 1/6 से कम वोट मिला तो जमानत जब्त। आपको बताऊंगा, राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी लड़ सकता था, है ना, राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी लड़ सकता था, पर इससे क्या हो रहा था कि वो गंभीरता खत्म हो रही थी राष्ट्रपति के चुनाव को लेके। तो अब ऐसा कर दिया, आपको 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए, और 50 जो अनुमोदक है वो 50 प्रस्तावक से अलग होने चाहिए, तभी आप देश के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, तो अब अपन एक बार और समझो, क्या पकानी तक पहुंच गए थे। अच्छा, कोटा का कुछ ऐसा मतलब नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से उसको मत पढ़ो, पर आपको याद होना चाहिए राष्ट्रपति का कोटा है ना, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 55 में है। और कोका का ये क्या है, कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। फिर से बोलो, पकानी कोका दियोदशम, पकानी कोका दियोदशम। हमने पकानी पूरा पढ़ लिया। पद की बात करता है अनुच्छेद 52, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अनुच्छेद 53 निर्वाचन पूरा समझा दिया, निर्वाचन का कौन कौन लोग होंगे, कौन नहीं होंगे, कैसे कैसे चुनाव होगा। ठीक है, कोटा का कोई मतलब नहीं है, मत पढ़ो अभी उसको, कुछ ऐसा नहीं है, अपन टारगेट बैच में जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं। कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का, ये भी आपको थोड़ी ना बताना पड़ेगा, बताओ जल्दी से, कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का, बिल्कुल बताना पड़ेगा सर। कोई ऐसा बोले कि नहीं बताना पड़ेगा, तो क्यों नहीं बताना पड़ेगा सर, कोर्स लिया है, 0 से पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बताना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, इतना कोई लोड नहीं लो, 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है, मान लीजिए बीच में किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, यदि किसी के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो जो नवीन राष्ट्रपति बनेगा, यदि किसी राष्ट्रपति की, मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, 2010 में मान लो कोई राष्ट्रपति बना और उसका कार्यकाल होना था 2015 के लिए, समझना, अब वो 2013 में मर गए, तो 2013 के 6 महीने में चुनाव होंगे, 6 मंथ में चुनाव कराना जरूरी है ना, चुनाव होंगे। तो जो 2013 में चुनाव से राष्ट्रपति बना, वो बचे हुए 2 साल के लिए बनेगा कि पूरे 5 साल के लिए बनेगा। तो याद रखना, यदि बीच में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो नवीन राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो पूरे 5 साल के लिए होगा। तो 2013 से 18 तक के लिए बनेंगे फिर नए राष्ट्रपति। और ये जो 6 महीने का काम है, इस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, और उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश नहीं है या वो भी एक्सपायर हो गए तो राष्ट्र का मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का काम संभालेंगे। क्लियर है, राष्ट्रपति के पद को खाली नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई इसकी, कि यदि 5 साल के बीच में कोई राष्ट्रपति पद में रह के मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, उनकी शांत हो जाते हैं वे, तो अगले राष्ट्रपति का चुनाव पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, और 6 महीने के अंदर में चुनाव होगा, और उस समय तक उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे, और उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है तो उसको उस समय तक CGI पद को संभालेंगे। क्लियर? ठीक है, ठीक है, चलो, तो कोका हो गया, पकानी कोका हो गया। अब आते हैं दो दशम, तो दा से आएगा 57,
57 में दिया है दोबारा नियुक्ति हो सकती है कि नहीं, है ना, यहीं पे लिख लो दोबारा नियुक्ति हो सकती है कि नहीं। बिल्कुल हो सकती है, दोबारा नियुक्ति भी हो सकती है और तिबारा भी हो सकती है, चौबारा भी हो सकती है। क्या दिया है, इलेक्शन फॉर्म राष्ट्रपति, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी समय जमा करना होता है, बिल्कुल उसी समय जमा करना होता है ना। और ये आज तक इस लेवल का प्रश्न नहीं आया जमानत राशि कितनी होती, ये जरूर आ सकता है कि कितने प्रतिशत वोट या कितने बटा वोट ना मिलने पर जमानत जब्त हो जाती है राष्ट्रपति की। तो 1/6% वोट ना मिलने पर, 1/6 वोट ना मिलने पर उसकी जमानत जब्त हो जाती है। क्लियर। अब दोबारा नियुक्ति हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। इसमें दिया है द्यो से दोबारा नियुक्ति, है ना, दोबारा नियुक्ति, ठीक है, पकानी द्यो दशम, दोबारा नियुक्ति तो बिल्कुल हो सकती है। और राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद देश के 2 बार राष्ट्रपति हो। मेरा सवाल है आपसे, ये सवाल तो है, बताना ये जरूर कि राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति 2 बार रहे कि 3 बार रहे। तो क्योंकि देखो आप लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं, सभी यही पढ़ते हैं कि 1952 से लेकर 1957 और 1957 से लेकर 1962 तक रहे, पर 1950 में उन्हें राष्ट्रपति चुन लिया गया था ना पहली बार। तो 1950 से 1952 तक वो क्या थे फिर, बताओ, राष्ट्रपति थे ना, तो 3 बार नहीं रहे वो राष्ट्रपति। तो भैया इसका डाउट यहीं क्लियर कर लो। यदि आ जाए ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना कार्यकाल कितने वर्षों तक किया, तो 12 वर्षों तक किया। और यह भी याद रखना कि उनका निर्वाचन 2 बार हुआ था, पर वो देश के राष्ट्रपति 3 बार रहे। खुद से सोचना, है ना, ठीक है, क्लियर। तो बिल्कुल हो सकता है। और हमारे देश में राष्ट्रपति जितनी बार चाहे बन सकते हैं, हमारे देश में राष्ट्रपति जितनी बार चाहे बन सकते हैं, बस चुनाव जीत जाएं। पर अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है और वो अधिकतम 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। वहां पर राष्ट्रपति बनने के लिए 2 ही बार आप बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर। दोबारा नियुक्ति वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो द्यो, अब यो से क्या होगा, योग्यता। तो हम चले 58 अनुच्छेद योग्यता, योग्यता। जिंदगी में अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस मत करना। 32 साल में यूपीएससी देने की उम्र खत्म हो जाती है, कई परीक्षाओं की देने की उम्र खत्म हो जाती है 28-30 साल में। पर हाँ बिल्कुल, यूएसए में 2 बार लिमिट है, अलग अलग बन सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं आप लगातार बने। बराक ओबामा इससे पहले वहां 2 बार रहे हैं। पर मैं आपसे अच्छी बात यह कह रहा था कि 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने की। देश का प्रथम नागरिक बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। और आप 30 साल की उम्र में हार मान लेते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। अरे तू अभी देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो क्यों हताश होना, राष्ट्रपति बन जाएंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक, तो योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या, भारत का नागरिक हो, है ना, भारत का नागरिक हो। अब नागरिक जन्मजात हो ये जरूरी नहीं है, बाद में भी नागरिकता ले लिया हो तो चलेगा। सोनिया गांधी भी भारत की राष्ट्रपति बन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अदनान सामी भी भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। पर अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में आपको जन्मजात अमेरिकी होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, ये दशाएं में आ जाता है, उस पर कोई भी वो नहीं है। ठीक है, ये दशाओं में आ जाता है, ये वाला पॉइंट में मत जाओ, इसको थोड़ा सा मैं इसको समझा भी दूंगा। देखो, भारत का नागरिक हो,
दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, ये 3 चीजें चाहिए, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष बनने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती है वो सब इनको चाहिए, है ना। और भारत का नागरिक हो, जन्मजात हो, कोई जरूरत नहीं है, आप भारत के नागरिक हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, और बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और आपके पास 50 प्रस्तावक हो, 50 प्रस्तावक हो, 50 प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदक हो। खूब लड़ो चुनाव और जीत जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ। ठीक है, ठीक है, 50 प्रस्तावक हो, 50 अनुमोदक हो, ठीक, तो आप चुनाव लड़ लो। अब ये सब तो होना चाहिए, ये क्या बोल रहा है कि ये सब तो होना चाहिए, पर ऐसा ना हो। अब आप समझना, है ना, इस चीज को समझना, यहां मैं लिख रहा हूं, है ना, अब यही समझने वाली बात है। और अगला अनुच्छेद है हमारा, क्या है अगला अनुच्छेद? द्योदशम में दशाएं या शर्तें, कि ये दशाएं नहीं होनी चाहिए, दशाएं या शर्तें। अब भैया भारत का नागरिक है पर दिवालिया है, तो क्या भैया दिवालिया नागरिक को राष्ट्रपति बनाना उचित है? आप ही मुझे बताओ, क्या दिवालिया राष्ट्रपति बन पाएगा? तो आप भारत के नागरिक हो पर दिवालिया हो तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते क्या? अनुवाद, अच्छा हाँ, अनुमोदक और प्रस्तावक। देखो 2 चीजें होती हैं, कि प्रस्तावक होते हैं कि मैंने कहा कि विकास सर जो है वो राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है, मैंने अनुमोदन किया, मैंने प्रस्ताव रखा कि मैं चाहता हूं विकास सर राष्ट्रपति बने, और मेरे 49 दोस्तों ने मेरे साथ ये कहा जी हाँ हम भी यही चाहते हैं विकास सर राष्ट्रपति बने, तो हमने प्रस्ताव रखा। अब उस प्रस्ताव का अनुमोदन, अर्थात 50 लोग और चाहिए जो ये कहे कि हाँ हाँ हम इस प्रस्ताव को अनुमोदन करते हैं कि ये राष्ट्रपति बने। क्लियर? 50 लोग प्रस्ताव रखें और दूसरे 50 लोग, यही 50 लोग नहीं, दूसरे 50 लोग उसको अनुमोदित करें, उसको स्वीकार करें कि हाँ हम भी चाहते हैं ये राष्ट्रपति बने। क्लियर? ठीक है, तो अब देखो, राष्ट्रपति होना चाहिए भारत का नागरिक हो पर दिवालिया ना हो, पागल ना हो, है ना, मानसिक संतुलन ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, अर्थात मानसिक संतुलन खराब ना हो। क्लियर? जी सर समझ गया, वेरी गुड, है ना। तो अब आप खुद चाहोगे कि भैया वो 35 साल का तो हो गया हो पर पागल है, तो ये भी शर्तें लगाई गई कि भाई सिर्फ 35 साल का होना जरूरी नहीं, आपकी मानसिक क्षमताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने लायक। ठीक है, अब लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रख ही नहीं सकता जब ये दोनों में फेल हो गया। तो क्लियर है? और लाभ के पद पर ना हो, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है, और ये तो बहुत सीधी बात है, बीबी गिरी को पता नहीं थी पर बेचारे को। लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ के पद में सरकारी नौकरी आती है, सरकारी नौकरी या सरकार के अधीन कोई पद, किंतु सांसद विधायक नहीं आते हैं। आप सांसद विधायक रहते हुए या उपराष्ट्रपति रहते हुए भी चुनाव तो लड़ सकते हैं, पर 6 महीने जैसे ही आप राष्ट्रपति बने आपकी वो सदस्यता चली जाएगी, आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्लियर? तो आप तुरंत ही विधानसभा के सदस्य से हट जाएंगे। क्लियर? ये चीज याद रखना, लाभ के पद में विधानसभा, लोकसभा ये सब नहीं आता है। क्लियर? क्लियर है?
चलो अब आगे चले। तो अब अपन ने क्या कर लिया, पकानी द्योदशम, तो पकानी तक पहुंच गए थे। 1 मिनट और दीजिए। हाँ, अब सा से शपथ, दशाएं 59 नंबर पे आ जाएंगी, है ना। दशाएं ये हो गया 58 अनुच्छेद, और ये हो गया 59। ठीक है, ये सब होना चाहिए, पर ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ये चीज। अब आते हैं अपन शपथ, 60 नंबर पर है शपथ। कौन दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को शपथ? कौन दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को शपथ? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और शपथ दिलाते हैं, और जब वो नहीं हो, मान लो बीच में किसी कारणवश कहीं चले गए या उनका देहांत हो गया, तो CGI ही क्या होते हैं, उनका कार्यभार संभालते हैं, उपराष्ट्रपति भी ना हो तो। क्लियर? ठीक है, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी अगले राष्ट्रपति को शपथ दिला पाएंगे? नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव अभी आगे हैं, 5 साल बाद होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्लियर? और राष्ट्रपति CGI को शपथ दिलाते हैं, ये दोनों बिल्कुल बराबरी के पद हैं। ठीक है, सॉरी सर, क्यों? वाइस प्रेसिडेंट नहीं दिलाता है? अरे वाइस प्रेसिडेंट नहीं दिलाते हैं। ठीक है, क्लियर? अब राष्ट्रपति को हटाना, राष्ट्रपति को हटाना, और 61वां कहता है महाभियोग, है ना। 61वां अनुच्छेद कहता है महा से महाभियोग, महा से महाभियोग। और महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अभी यूनिट 10 में आप खूब पढ़ रहे होंगे, मैं बोलता जा रहा हूं महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। तो किस अनुच्छेद में महाभियोग की बात है? अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 61। आज तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला है, महाभियोग नहीं चला है। ठीक है, महाभियोग नहीं चला है आज तक किसी राष्ट्रपति पर ज्ञानी जेल सिंह के ऊपर चल जाता। राजीव गांधी जी ने पूरी कोशिश कर ली थी चलाने की, पर फिर राजीव गांधी जी को समझाया गया, दादा गलत हो जाएगा, संवैधानिक पद है, ये सब मत करो। फिर वो मान गए। ठीक है, वो मान गए। अब क्या होगा? किसी भी सदन में चल सकता है। जो महाभियोग है वो लोकसभा में भी चल सकता है, राज्यसभा में भी चल सकता है। अब अपन मान लेते हैं कि लोकसभा से शुरू हो रहा है, तो लोकसभा के 1/4 मेंबर, 1/4 मेंबर या 25% मेंबर पहले अनुमोदन करेंगे कि हम राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना चाहते हैं। 25% सदस्यों के अनुमोदन से पहले चलेगा, शुरू होगा। फिर यहां 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, लोकसभा से 66% से पास होना चाहिए। फिर राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना मिलेगी। फिर वे अपना मत रखने आएंगे, अपना मत रखने आएंगे। फिर राज्यसभा में जाएगा और यहां से भी 2/3 बहुमत से पास होगा, तब राष्ट्रपति हट पाएंगे। क्लियर है? अब यहां एक क्वेश्चन बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा अंग है जो राष्ट्रपति के चुनाव करते वक्त तो हिस्सा था, पर राष्ट्रपति को हटाते वक्त हिस्सा नहीं रहता। तो कौन सा अंग है ऐसा जो राष्ट्रपति के चुनाव करते वक्त तो उसका हिस्सा था, किसका? निर्वाचक मंडल का, पर महाभियोग मंडल का हिस्सा नहीं है। तो विधानसभा,
याद लिख लो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना। विधानसभा निर्वाचन में तो भाग लेती है, निर्वाचन में तो भाग लेती है, किंतु महाभियोग में नहीं। और कल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देते जा रहा हूं, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, पर आप मुझे बताइएगा प्लीज। कल आप मुझे ये क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, नहीं तो मैं तो दे ही दूंगा, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। ये तो पद से हटाने की बात हो गई। मान लो राष्ट्रपति खुद ही त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? उसने वाइस प्रेसिडेंट जवाब दिया, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन बनाने की इच्छा हुई। तो क्या अपना इस्तीफा वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, या फिर सीजीआई को देगा? राष्ट्रपति अपने मन से त्याग पत्र देना चाहे, मैं आपसे ये सवाल पूछता हुआ जा रहा हूं कि राष्ट्रपति अपने मन से यदि त्याग पत्र देना चाहे 5 वर्ष से पहले, तो वह किसे त्याग पत्र देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा, सुनिएगा अच्छे से, लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, या फिर सीजीआई को देगा? क्लियर? ठीक है। अब ये महाभियोग चलता क्यों है ये आपको पता ही है, साबित कदाचार और संविधान का पालन ना करने पर, ये सब चीजों पर, मतलब मेन रूप से राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी चल सकता है वो जब संविधान के विरुद्ध कोई कार्रवाई करे, संविधान के विरुद्ध चला जाए, संविधान के विरुद्ध कार्य कर दे, कार्य कर दे। ठीक है, तो भैया चल सकता है। यानी जेल सिंह बच गए थे, वाइस प्रेसिडेंट के देगा, वाइस प्रेसिडेंट। बिल्कुल, कल हम इस पर बात करेंगे, थोड़ा सा आज पढ़ना। अच्छा, आप मुझे जल्दी से बताओ, आप लोग आप नोट्स पढ़ रहे हैं? कल हम पढ़ेंगे कैग। आज मैंने देखी थी सर की क्लास, सर कैग पढ़ा रहे थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जब भैया वो हटा था ना राज्यपाल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रदेश के राज्यपाल थे वो जम्मू कश्मीर के, जब जम्मू कश्मीर ना विशेष रहा ना राज्य रहा, है ना, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू उस समय वहां के राज्यपाल थे, बहुत अच्छी शख्सियत है वो। तो हम कल कैग पढ़ेंगे, 148 से 151 के अनुच्छेद में है सुबह, और कल राष्ट्रपति को खत्म करेंगे, उपराष्ट्रपति को भी खत्म कर देंगे। तो ये हमारा टॉपिक कल खत्म हो जाएगा। शक्तियां देखनी है राष्ट्रपति की, है ना, बाकी न्यायिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, अध्यादेशी शक्ति, विधायी शक्तियां, मतलब सारी शक्तियां देख लेंगे, और उपराष्ट्रपति पढ़ लेंगे। फिर परसों प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री खत्म कर देंगे। तो कल हो गया गुरुवार, जिसमें हो जाएगा राष्ट्रपति खत्म, शुक्रवार को हो जाएगा प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, और शनिवार को खत्म हो जाएगा आपका मंत्रिपरिषद। फिर आगे की कहानी मैं वहां बताऊंगा। और कल सुबह अपन कैग पढ़ने वाले हैं, और परसों अपन पढ़ेंगे नीति आयोग। क्लियर? तो चलते हैं, मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, अपने सजेशन देते रहिए, प्लीज शेयर कीजिए कोर्स को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनरोल करवाइए कि हमारा एक पूरा कुनबा परीक्षा पास करके आयोग पहुंचे इंटरव्यू देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।